Class, good evening to all of you. Can we start? स्टार्ट कर सकते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ एटम 1.1. मुझे सिर्फ गिन चुन के कुछ 5 लोग होंगे जिनका डुअल नेचर का होमवर्क आया है. ठीक है, बाकी लोग या तो इंटरेस्टेड नहीं है, या तो मेहनत करने में इंटरेस्टेड नहीं है, या तो पता नहीं. तो बाकी लोग का कब तक आएगा? कुछ उम्मीदें रखूं कि नहीं रखूं? आएगा. ठीक है, देखते हैं. उम्मीदें रखनी चाहिए मुझे. ठीक है, जो लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिन्होंने थोड़ी बहुत मेहनत ली है, 1-1.5 घंटा देर आफ्टर वन और 1.5 आवर आपको खुद को समझ में आएगा बकवास चीज थी, सिंपल चीज थी, सिर्फ एक फॉर्मूले के बेसिस पे खेल रहे हैं बैठ के. ठीक है, बट अगर आप घुसने की भी कोशिश नहीं करोगे, आप देखने की भी कोशिश नहीं करोगे, आप उससे भागोगे, तो फिर कभी वो चीज आपको समझ में आने वाली नहीं है. हम स्टार्ट कर रहे हैं विद स्ट्रक्चर ऑफ एटम. नया चैप्टर है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है. अच्छी तरह से बात को समझिए. कहानी की शुरुआत ये हुई थी कि आपने इनका नाम तो सुना ही होगा, रुदरफोर्ड. सुना इनका नाम? रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, राइट? रुदरफोर्ड वो थे जिन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट था. जिस गोल्ड फॉइल के एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल लोगों के सामने रखा था. उस एटॉमिक मॉडल के हिसाब से सेंटर पे इस तरह से एक चीज है जो टोटली पॉजिटिव है. उसके आजू बाजू इस तरह के ऑर्बिट्स हैं जो इस पॉजिटिव चीज को घेर के रख रहे हैं इस तरह से. और ये जो ऑर्बिट्स आप देख रहे हैं, इन ऑर्बिट्स के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे जो इन ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं. नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो इन ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं. ऐसा किसका कहना था? ऐसा रुदरफोर्ड का कहना था. ठीक है, बट जब रुदरफोर्ड ने ये एटॉमिक मॉडल लोगों के सामने रखा तो लोगों ने इस एटॉमिक मॉडल को मानने से इनकार कर दिया. बहुत सारे रीजंस थे जिनकी वजह से रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल रिजेक्ट कर दिया गया. फिर उसके बाद आप जानते हैं जो साइंटिस्ट मैदान में कूदे, उनका नाम था क्या? बोर्स एटॉमिक मॉडल. सुना है कभी इसके बारे में? आपका पूरा बचपन इसी 2 मॉडल में गुजरा होगा. ठीक है, आपके बचपन की केमिस्ट्री हो वो भी इसी में गुजरी होगी. फिर बोर्स अपने एटॉमिक मॉडल को लेके आए. बेसिकली बोर्स का जो एटॉमिक मॉडल था वो रुदरफोर्ड की जो खामियां थी, मतलब रुदरफोर्ड जिन सवालों का जवाब नहीं दे पाए थे, उन सवालों का जवाब बोर्स ने अपने एटॉमिक मॉडल में दिया. ठीक है, कुछ निम्नलिखित सवाल हैं जो रुदरफोर्ड जवाब नहीं दे पाए. जैसे कि पहला सवाल ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन is in motion around the nucleus, then it should lose energy and collapse. लोगों ने रुदरफोर्ड से ये पूछा क्योंकि जब रुदरफोर्ड ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो चुपचाप नहीं बैठा हुआ है, वो इस न्यूक्लियस के आजू बाजू ऐसे गोल गोल घूम रहा है जैसे प्लैनेट सन के आजू बाजू घूमते हैं. तो लोगों ने रुदरफोर्ड को सवाल पूछा, अच्छा इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमता है? तो रुदरफोर्ड ने कहा हाँ, वो चुपचाप नहीं बैठा हुआ है. तो लोगों ने कहा अगर वो मोशन में है, तो कोई भी चीज अगर मोशन में होती है
तो वो लॉस ऑफ एनर्जी तो करती है। अगर आप भागना शुरू करो तो आपकी बॉडी से एनर्जी लॉस होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन भी गोल गोल घूम रहा है तो उसकी बॉडी से भी एनर्जी लॉस होना चाहिए। और एक टाइम ऐसा आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन घूमी घूमी करते करते ऐसे ऐसे करके न्यूक्लियस के अंदर जाके कोलैप्स हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके पास एनर्जी बचेगी ही नहीं घूमी घूमी करने के लिए। पर क्या ऐसा होता है? नहीं होता। जब रुदरफोर्ड से पूछा गया ऐसा क्यों नहीं होता, तो रुदरफोर्ड के पास इसका जवाब नहीं था। फिर रुदरफोर्ड से पूछा गया कि कोई इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में क्यों घूमता है ना? यानी कि अगर आप पहले ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन से पूछोगे कि आप ये इलेक्ट्रॉन इधर ही क्यों घूम रहा है, ये थर्ड ऑर्बिट में सेकंड ऑर्बिट में क्यों नहीं घूमता, इसका भी कोई जवाब नहीं था रुदरफोर्ड के पास। तीसरा, रुदरफोर्ड के पास एक और चीज का जवाब नहीं था जिसको बोला जाता है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम का मतलब ये होता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा का मतलब ये होता है कि उस जमाने में लोगों को पता था कि अलग अलग किस्म की ईएम वेव्स हैं। तो लोगों ने सवाल पूछा कि बताओ ये यूवी कहां से आती है। लोगों ने पूछा बताओ ये इंफ्रारेड कहां से आता है। बताओ हमको दिखने वाली विजिबल लाइट कहां से आती है। विजिबल लाइट यानी कि लाल कलर हमें दिखता है, हमें लाल कलर क्यों दिखता है, या लाल कलर आता कहां से है। लाल कलर हमें इसलिए दिखता है क्योंकि वो विजिबल रीजन में है, वो जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ हमारी आंखें देख सकती है। पर ये लाल कलर आया कहां से, यूवी आया कहां से? इन सब का जवाब भी रुदरफोर्ड के पास नहीं था। मतलब बेसिकली रुदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया वो सिर्फ गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे दिया बस। some questions he was not able to answer and these questions were answered by बोर्स, जिन्होंने अपने एटॉमिक मॉडल में इन सब का आंसर दिया। वैसे आप बोर्स के एटॉमिक मॉडल पढ़ के बैठे हुए हैं बचपन से, बस फिर भी मैं आपके लिए फटाक से उसको रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहला अरे अरे सौरभ सौरभ बोल रहा हूं, विजय। अरे है बहुत बड़ा रिलेशनशिप है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा, आप लाल कलर इंफ्रारेड कहां से देखते हैं, यही तो इस चैप्टर की खासियत है। एक एक चीज आपको समझ में आएगी। सबसे पहले निम्नलिखित सवालों का थोड़ा बहुत ध्यान हम जवाब दे देते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके जब चैप्टर आगे बढ़ाएंगे तो आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में भी नॉलेज मिलेगी। आपको ये समझ में आएगा कि यूवी रेडिएशन क्यों आता है, इंफ्रारेड क्यों आता है, आपको विजिबल किरणें क्यों दिखाई देती हैं, ये सब चीजें, मतलब विजिबल किरणें आती कहां से हैं, इन सब के बारे में भी हम वार्तालाप जरूर करेंगे। सबसे पहले कोई हमें बता सकता है, बोर्स ने अपने सबसे पहले जो सबसे पहला पोस्टुलेट बोर्स ने रखा था दुनिया के सामने, उसमें बोर्स ने क्या कहा था? सबसे पहले पोस्टुलेट में जो बोर्स ने कहा था वो ये कहा था कि द इलेक्ट्रॉन revolves right around the nucleus। बोर्स ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के आजू बाजू घूमी घूमी करता है। वैसे ये कोई नई बात नहीं थी, ये रुदरफोर्ड ने भी कहा था, पर बोर्स ने इसके ऊपर एक तगड़ा रीजन दिया। बोर्स ने ये कहा कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, जो आपका न्यूक्लियस है वो एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, न्यूक्लियस पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। लोगों ने कहा बराबर होगा, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज है एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली उन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा। बोर्स ने यह कहा कि यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल है उस इलेक्ट्रॉन को सेंट्रिपिटल फोर्स देने के लिए, जिस सेंट्रिपिटल फोर्स की मदद से आपका इलेक्ट्रॉन
सर्कुलर मोशन करता है न्यूक्लियस के आजू बाजू। सबसे पहली बात, बोर्स ने दुनिया को यह समझाने की कोशिश की कि वो सर्कुलर मोशन करता क्यों है, क्योंकि सर्कुलर मोशन करने के लिए आपको सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ती है। सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो टुवर्ड्स द सेंटर लगता है और उसकी मदद से कोई भी चीज गोल गोल घूम सकती है। पर ये सेंट्रीपिटल फोर्स आई कहां से? तुमने लगाई एज अ ह्यूमन बीइंग, तुमने जाके इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स दी? नहीं, तो आई कहां से? ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पहले से ही किसी न्यूक्लियस और किसी इलेक्ट्रॉन के बीच में मौजूद है, यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन घूमी घूमी करता है, यानी कि सर्कुलर मोशन करता है। तो अब लोगों को धीरे धीरे यह समझ में आने लगा कि इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर मोशन करना एक बहुत ही आम चीज है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि हां, वहां पे एक नेसेसरी फोर्स पहले से मौजूद है। दूसरे पॉइंट में बोर्स ने लोगों से यह कहा कि हर इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में ही घूमता है और उस ऑर्बिट में घूमते वक्त उस इलेक्ट्रॉन के पास जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो बराबर होता है NH/2π के, जिसमें n जो आप यहां पे देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज ऑर्बिट नंबर। यानी कि बोर्स ने लोगों को यह समझाने की कोशिश की कि जो पहले वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है यानी कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, और जो भी चीज सर्कुलर मोशन करती है उसके पास एंगुलर मोमेंटम नाम की चीज होती है। एंगुलर मोमेंटम को डिनोट किया जाता है कैपिटल L से। रोटेशनल मोशन चैप्टर आपने जरूर पढ़ा होगा। सो अगर कोई बंदा या इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में गोल गोल घूम रहा है, यानी उसके पास एक एंगुलर मोमेंटम है, तो उस बंदे का एंगुलर मोमेंटम NH/2π के बराबर होता है। यानी कि n फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1 होगा, n सेकेंड ऑर्बिट के लिए 2 होगा। अगर आप 2 इंटू H/2π की वैल्यू निकालेंगे तो वो उसके एंगुलर मोमेंटम के बराबर आएगा, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमता है। पर यहां पे सवाल ये उठता है कि बोर्स को कहां से पता चला कि एंगुलर मोमेंटम शुड बी इक्वल टू NH/2π? ये चीज का एक्सप्लेनेशन चैप्टर में थोड़ी देर के बाद में आपको दूंगा। मतलब इस चीज के बारे में अभी डिस्कशन हम नहीं करेंगे, बस अभी हम इतना खुद को समझाएंगे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में रहता है तो वो इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में इसलिए रहता है क्योंकि उसके पास जो भी एंगुलर मोमेंटम है वो NH/2π के बराबर है। NH/2π में n 3 होगा, तो 3H/2π के बराबर उसका एंगुलर मोमेंटम है, इसलिए वो वहां पे रहता है। तीसरे पॉइंट में बोर्स ने दुनिया से यह कहा कि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस कर सकता है। क्या कर सकता है? ट्रांजिशंस। ट्रांजिशन करने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जा सकता है। यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में अपनी जिंदगी बिताता है तो वो सेकेंड ऑर्बिट से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हायर ऑर्बिट्स में जा सकता है। ऐसा करने के लिए आपको उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। अगर आपने उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी तो वो जिस भी ऑर्बिट में अपनी जिंदगी बिताता है, हर एक इलेक्ट्रॉन का एक स्पेसिफिक घर होगा, एक स्पेसिफिक ऑर्बिट होगा जो उसके एंगुलर मोमेंटम और NH/2π की कैटेगरी को इसको सेटिस्फाई करता है। अगर उसका घर सेकेंड ऑर्बिट है तो वो तीसरे, चौथे, पांचवें ऑर्बिट में जा सकता है। उसको एनर्जी दे दो, वो एनर्जी लेगा
और तीसरे चौथे पांचवें जिस भी ऑर्बिट में जाना चले जाएगा। पर यहां पे सवाल ये उत्पन्न होता है कि कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। इस सवाल का बोर्स ने यह जवाब दिया कि सबसे पहले तो खुद के दिमाग में ये अंडरस्टैंड करो कि एक ऑर्बिट यानी कि एक एनर्जी का लेवल होता है। सबसे पहले खुद को यह समझाओ कि एक ऑर्बिट यानी कि एक एनर्जी का लेवल, उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस ऑर्बिट के एनर्जी के बराबर होती है। ऑर्बिट सिर्फ एक सर्कल नहीं है, ऑर्बिट एक तरह का एक सिर्फ एक रेडियस नहीं है, ऑर्बिट एक तरह का एक एनर्जी लेवल है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में रहता है तो उस सेकेंड ऑर्बिट में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उस ऑर्बिट के एनर्जी के बराबर होती है। यानी कि अगर आप सेकेंड ऑर्बिट में रहते हैं और अगर आप थर्ड ऑर्बिट में जाना चाहते हैं तो सेकेंड ऑर्बिट की कुछ एनर्जी लेवल होगी, थर्ड ऑर्बिट का कुछ एनर्जी लेवल होगा। ये दोनों एनर्जी लेवल को सबट्रैक्ट करो, जो आंसर आएगा उस आंसर की एनर्जी अगर आपने उस इलेक्ट्रॉन को दे दी तो समझ जाओ वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में चले जाएगा। अब इस चीज को समझने के लिए हम जरा एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए आप एक घर में रहते हैं, इस घर का नाम है 10 रुपीज घर। समझिए आपके नेबरिंग में एक और घर है, इस घर का नाम है 20 रुपए घर। आप जिस दुनिया में रहते हैं उस दुनिया में घर का नाम यह बताता है कि उस घर में रहने वाले लोगों के पास कितने पैसे हैं। यानी कि अगर इस घर में कोई इंसान अपनी जिंदगी बिताता है तो आपको यह सोचने की भी जरूरत नहीं है कि इस इंसान के पास कितने पैसे हैं। इस इंसान की जेब में 10 रुपए होंगे, ना तो ज्यादा ना तो कम। यानी कि जो आपके घर का नाम है वही उस इंसान की औकात है। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि 20 रुपए वाले घर में एक इंसान रहता है, उसके पास कितने पैसे हैं, ऑब्वियसली उसके पास 20 रुपए, ना ज्यादा ना कम। एक दिन 10 रुपए वाले घर में रहने वाले इंसान ने सपना देखा कि मुझे 20 रुपए वाले घर में जाना है। तो उसने अपने दोस्त से कहा कि यार मुझे 20 रुपए वाले घर में रहना है। तो उसके दोस्त ने उसको कहा अरे तू नहीं रह सकता वहां पे। उसने कहा क्यों बे? बोले अरे बाबा तुम जिस यूनिवर्स में रहते हो वहां पे उस घर का जो नाम है उतने पैसे तुम्हारे जेब में होने चाहिए। अगर तुम 20 रुपए वाले घर में रहना चाहते हो तो तुम्हारे जेब में 20 रुपए होने चाहिए, तुम 10 रुपए लेके वहां पे नहीं रह सकते। तो उसने कहा अच्छा। तो बोले मेरे को 20 रुपए वाले घर में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके दोस्त ने उसको सलाह दिया देखो तुम्हारे पास अभी 10 रुपए है और वहां पे जाने के लिए अगर तुम्हें और 10 रुपए कहीं से मिल जाए तो तुम्हारे जेब में 20 रुपए हो जाएंगे, तो तुम वहां जा सकते हो। तो थोड़ा जैक वैक लगाया और किसी बाहरी इंसान ने इसको 10 रुपए दिया, बाहर से किसी इंसान ने इसको 10 रुपए दिया। तो अब पहले से इसके पास 10 रुपए थे, अब बाहर से किसी ने इसको 10 रुपए दिए तो अब इसके पास टोटल 20 रुपए हैं। तो जब इसके पास टोटल 20 रुपए हो गए तब इसके दोस्त ने इसको कहा वाह अब तो तुम्हारे जेब में 20 रुपए हैं, अब तो तुम अपना घर नए घर में जा सकते हो। पर यह लड़का रोने लगा। ये लड़का बोला नहीं नहीं नहीं, मेरे को मेरा 10 रुपए वाला घर ही पसंद आ रहा है, मेरे को नहीं जाने का है उधर। उसके दोस्त ने कहा नहीं, अब तेरे जेब में 20 रुपए है, 20 रुपए लेके तू 10 रुपए वाले घर में नहीं रह सकता, अब तुझे जाना ही पड़ेगा।
अब तुझे जाना ही पड़ेगा। तो अगर आपके पास 20 रुपए हो गए तो आप 10 रुपए वाले घर में नहीं रह सकते। सपोज कीजिए बाहर से आपके पास सिर्फ 5 रुपए ही आते, बाहर से आपके पास सिर्फ 5 रुपए आते, तो आपके पास 10 + 5 15 रुपए हो जाते। तो आप उस 5 रुपए को भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो 5 रुपए आप इसलिए एक्सेप्ट नहीं करोगे क्योंकि अगर आपने वो 5 रुपए एक्सेप्ट किए तो ना आप घर के ना घाट के, क्योंकि आपके पास टोटल 15 रुपए है। अगर आपके पास टोटल 15 रुपए, ना तो आप इस घर में रह सकते हो ना तो आप इस घर में रह सकते हो। इस घर में रहने के लिए आपको 10 रुपए चाहिए, इस घर में रहने के लिए आपको 20 रुपए चाहिए। 15 रुपए रह के कहां रहोगे? दोनों के बीच में? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अगर बाहर से आपको कोई 5 रुपए देने की कोशिश करेगा तो आप वो 5 रुपए एक्सेप्ट नहीं करोगे। आप तभी रुपए एक्सेप्ट करते हो जब अगले घर में जाने के लिए आपके पास पैसे बराबर हो जाते हैं। तो अगर आप किसी व्यक्ति को 10 रुपए में रहने वाले व्यक्ति को अगर आप 5 रुपए देने की कोशिश करोगे तो 5 रुपए नहीं लेगा। वो बोलेगा 5 रुपए लेके क्या करूं? 5 रुपए लेके मैं आगे वाले घर में तो जा नहीं सकता। तो वो क्या बोलेगा? अबे 5 रुपए लेके इस घर में रह ले ना, 15 रुपए लेके इस घर में रह ले। बोले नहीं, अलाउड ही नहीं है। अगर इस घर में रहना है तो 10 रुपए रखने पड़ते जेब में। इसका मतलब जब सामने वाली पार्टी के पास 20 रुपए हो गए तो सामने वाली पार्टी को यह घर छोड़ना पड़ा और इस घर में आके वो रहना शुरू किया। परंतु एक चीज ध्यान से समझिए, ये जो घर था ये इसका ओरिजिनल घर है। ये जिस घर में गया है वहां पे वो एक मेहमान है, और मेहमान दूसरों के घर में ज्यादा दिन नहीं रहते। तो 20 रुपए वाले घर में ये वाला बंदा सिर्फ तकरीबन 10⁻⁻⁹ सेकेंड्स के लिए रहेगा। वापस मेरी बात ध्यान से सुनना, कितना? 10⁻⁻⁹ सेकेंड्स के करीब, या ऐसा ही कुछ तो एक नंबर है। बहुत ही कम सेकेंड्स के लिए एक इंसान नए घर में रहता है, उसके बाद वो वापस अपने ओरिजिनल घर पे आ जाता है। पर आप जानते हैं जब उसको अपने वापस ओरिजिनल घर में आना है तो उसको ये 10 रुपए वापस फेंकने पड़ेंगे, क्योंकि अपने पुराने घर में जाके जिंदगी बिताने के लिए 20 रुपए लेके वो अपनी जिंदगी नहीं बिता सकता। उसको 10 रुपए लेके ही जिंदगी बितानी पड़ेगी। पर उसके पास तो 20 रुपए थे, उसने 10⁻⁻⁹ 9 सेकेंड्स नए वाले घर में बिताया, वापस अपने घर पे जा रहा था। अपने घर पे जाते जाते 10 रुपए फेंक दिया। क्यों फेंक दिया? क्योंकि अपने घर में रहने के लिए 10 रुपए लगते हैं। अब इसी पूरी स्टोरी को जरा ऑर्बिट के टर्म्स में सुनने के लिए तैयार रहो। अगर आप अटेंटिव नहीं हो, अगर आप मेरी चीजों को नहीं सुन रहे हो, तो आपको अभी के अभी लेक्चर छोड़ के चले जाना चाहिए, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। अटेंटिव रहो, एक एक सवाल का जवाब आपका मिलेगा, उसका टेंशन मत लो। पर पहले समझो कि बचपन में आप जो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ते थे, सुना है कभी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन? या बचपन में कभी डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नाम का वर्ड केमिस्ट्री में कभी सुना होगा? यही सब बातें मैं आपको डिटेल में समझा, इसलिए ध्यान से जरा सुनो। सपोज करो आप एक फर्स्ट ऑर्बिट में रहने वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर रिसर्च कर रहे हो। जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है E1, उसका एनर्जी लेवल होता है -13.6 EV। माइनस साइन क्यों आता है बाद में बताऊंगा, पर पहले जरा ध्यान से सुन लो। फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी का लेवल, जैसे उस घर का नाम 10 रुपए वाला घर था ना, रुपए यानी कि एनर्जी, बस ऊपर वाले एग्जाम्पल में जो पैसा था उसको अभी वाले एग्जाम्पल में एनर्जी में आपको देखना। वहां पे 10 रुपए वाला घर, उस घर का औकात 10 रुपए का था, उसमें रहने वाले लोगों की औकात भी 10 रुपए की थी।
पहले ऑर्बिट का जो एनर्जी का लेवल होता है, जैसे कि मैंने कहा ऑर्बिट्स को ऑर्बिट ना माने, ऑर्बिट्स एक एनर्जी के लेवल्स हैं, तो पहले ऑर्बिट का एनर्जी लेवल -13.6 का होता है ईवी। सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी लेवल E2 -3.4 ईवी का होता है। ये वैल्यूज कहां से आती हैं चैप्टर में आगे बातचीत करेंगे, फिलहाल खाली चीजें जरा समझिए ध्यान से। अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में अपनी जिंदगी बिता रहा है, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में अपनी जिंदगी बिता रहा है, वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में अपनी जिंदगी इसलिए बिता रहा है क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो NH/2 के बराबर आता है, यानी कि L = H/2 क्योंकि n बराबर 1 है, इसलिए वो अपनी जिंदगी इधर बिताता। ये उसका खुद का घर है। किसी दिन उसको किसी ने आके बोला, ए इलेक्ट्रॉन तेरे पास कितना एनर्जी है रे? तो उसने बोला तेरे को घर के बाहर बोर्ड लगा हुआ नहीं दिखाई देता? घर के बाहर क्या बोर्ड लगा है रे? लिखा है ना -13.6 ईवी। तो लोगों ने कहा अरे वो तो ऑर्बिट की एनर्जी है। तो इलेक्ट्रॉन ने बोला पागल, जो ऑर्बिट की एनर्जी वही मेरी एनर्जी है ना। लोगों ने कहा अच्छा अच्छा ओके ओके ओके। फिर लोगों ने उस इलेक्ट्रॉन को बोला तू बोर नहीं हो गया यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट में? जब से पैदा हुआ फर्स्ट ऑर्बिट में रहता है। उसने बोला हाँ बोर तो हो गया। वो जाएगा सेकंड ऑर्बिट में? बोले जाएंगे ना, क्यों नहीं जाएंगे सेकंड ऑर्बिट में? तो लोगों ने कहा जाना फिर। तो बोला अरे पागल, सेकंड ऑर्बिट में रहने के लिए -3.4 ईवी की जरूरत पड़ती है, मेरे पास -13.6 ईवी है। तो लोगों ने कहा तो उसने लोगों को यह समझाया कि अगर मुझे सेकंड वाले ऑर्बिट में जाना है तो मुझे इतनी एनर्जी खुद के पास रखनी पड़ेगी, तभी मैं सेकंड ऑर्बिट में जाके रह सकता हूं। तो उसने लोगों को बोला तुम एक काम करो ना, तुम मुझे बाहर से क्यों नहीं एनर्जी दे देते? तो लोगों ने कहा कितनी एनर्जी दे हम तेरे को? उसने बोला सिंपल कैलकुलेशन करो। क्या कैलकुलेशन है? देखो अभी मेरे पास 13.6 ईवी है, अगर मुझे उस वाले घर में जाना है तो मुझे 3.4 ईवी की जरूरत है। दोनों को सबट्रैक्ट करो, क्या डिफरेंस आता है उतना मुझे दे दो। लोगों ने कहा क्या 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 क्या? लोगों ने कहा अरे बाबा देखो 13.6 ईवी है ना मेरे पास अभी। लोगों ने कहा हाँ। उधर जाने के लिए मुझे कितना चाहिए? उधर रहने के लिए मुझे कितना चाहिए? लोगों ने कहा 3.4 ईवी। तो दोनों को सबट्रैक्ट करो, तो वैसे -3.4 बड़ा नंबर है, आपको क्या करना चाहिए? -3.4 माइनस ऑफ -13.6, राइट? तो ये क्या होगा? -3.4 प्लस 13.6, तो एनर्जी कितनी आई? 10.2 ईवी। लोगों ने कहा हाँ बरोबर, अगर आप थोड़ा मैथमेटिक्स जानते हैं तो -3.4 बड़ा नंबर है, -13.6 छोटा नंबर है, ठीक है? थोड़ा मैथमेटिक्स पता होगा तो जितना नंबर नेगेटिव होता है उतना छोटा हो जाता है, जितना नंबर 0 के करीब होता है उतना बड़ा हो जाता है, इसलिए 3.4 बड़ा है, -3.4 ना -13.6 छोटा है, इसलिए बड़े नंबर को छोटे में से माइनस किया। और पहले से माइनस साइन उनमें था, क्यों था बाद में बताऊंगा, बस फिलहाल कंसेप्ट समझो। 10.2 ईवी आता है, तो इस इलेक्ट्रॉन ने लोगों से दरख्वास्त की कि तुम ये 10.2 ईवी मुझे दे दो। तो लोगों ने कहा हम तुझे 10.2 ईवी कैसे देंगे? उसने बोला एनर्जी किसी के फॉर्म पे भी दे दो, आग लगा दो, वोल्टेज लगा दो, कुछ भी करो, एनर्जी देनी है ना, एनर्जी किसी भी फॉर्म में तुम मुझे दे सकते हो। तो लोगों ने कहा ठीक है हम तुम्हें 10.2 ईवी देते हैं, फिर क्या होगा? फिर बोले वो 10.2 ईवी जब मैं ले लूंगा, तो ये 10.2 ईवी जब मैं लूंगा तो 10.2 और ये 13.6 बराबर, यानी कि क्या होगा? यानी कि क्या होगा? -13.6 प्लस 10.2 करोगे जो मैंने ले ली, तो अब मेरे पास एनर्जी आएगी -3.4 ईवी। तो मुझे ये घर ऑटोमेटिकली लात मार के सेकेंड ऑर्बिट में भेज देगा, क्योंकि इस घर में रहने का नियम ही ये है कि मेरे पास -13.6 ईवी होना चाहिए। पर जब इस घर को ये पता चलेगा कि मेरे पास -3.4 ईवी है, ऑटोमेटिकली लात मार के सेकेंड ऑर्बिट में भेज देगा। इस चीज को आप कहते हो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन कर,
पर क्या हुआ, जब ये होने वाला था तब लोगों ने उसको कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम लोग तुझे सिर्फ 10.1 ईवी दे सकते हैं, 10.2 ईवी नहीं दे सकते। इलेक्ट्रॉन ने बोला कुछ मत दो, देना है तो 10.2 दो, अगर वो मेरे सेटिस्फैक्टरी सिचुएशन में बैठता है तो ही मैं लूंगा ना, मैं 10.1 लेके क्या करूंगा। तो उसने बोला अबे 10.1 लेके भी थोड़ा तो आगे जा सकता है ना। बोले अबे पागल, ऐसा नहीं है, या तो मैं घर नंबर 1 में रह सकता हूं या तो मैं घर नंबर 2 में रह सकता हूं, दोनों के बीच में नहीं रह सकता। मैं कोई ऐसा आधे रास्ते में चल के जाके बीच में जंगल मिलेगा वहां जाके थोड़ा टेंट वेंट बना के रहने वाला इंसान नहीं हूं। या तो मैं फर्स्ट ऑर्बिट में रहूंगा या तो मैं सेकंड ऑर्बिट में रहूंगा। यानी कि अगर तुम मेरी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करते हो तो मैं फर्स्ट ऑर्बिट से निकल के सेकंड ऑर्बिट में जाऊंगा। सो इफ एंड ओनली इफ 10.2 eV is given to this electron, it will jump from the first orbit to second orbit. एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वर्ड जो यूज किया जाता है उसको बोलता है जंप। वो जंप करता है कहां से कहां, फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट। अब सेकेंड ऑर्बिट में वो ज्यादा वक्त नहीं गुजारता, 10⁻⁹ सेकेंड्स ही रहता है, बहुत कम समय रहता है। और जब वो कम समय रहता है, उतना समय उसने वहां बिता लिया, उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन वापस अपने घर की तरफ निकल लेता है। पर जब वो वापस अपने घर की तरफ निकलता है तो उसको याद आता है कि भाई मेरे घर की तरफ आने के लिए तो मुझे -13.6 चाहिए। तब वो क्या करता है, वो खुद की बॉडी से 10.2 वापस रिलीज कर देता है। वो 10.2 ईवी जो उसने लिया था और वो लेने के बाद वो सेकेंड ऑर्बिट में गया था, सेकेंड ऑर्बिट में कुछ समय बिताने के बाद जब वो वापस आएगा तो वो 10.2 ईवी को अपनी बॉडी से वापस निकाल देगा। और वापस जब वो 10.2 ईवी अपनी बॉडी से निकाल देगा तो उसके पास एनर्जी वापस -13.6 ईवी हो जाएगी और वो वापस फर्स्ट ऑर्बिट में आ जाएगा। क्या आपको ये बात यस यस, इट्स नॉट कि उसका फायदा क्या है, उसका ये क्या है, उसका वो क्या। मैं फायदा और नुकसान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप मारता है, बस इतना सुनो। फायदा या नुकसान आपको चैप्टर में आगे समझेगा, आप एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की कोशिश मत करो। फिलहाल अगर आपको ये चीजें नहीं पता थी, कभी नहीं सुना आपने ये चीजें, तो जो समझा रहा हूं स्टेप बाय स्टेप खाली दिमाग में रखो, एक्स्ट्रा मत सोचो। एक दो लेक्चर के बाद तुम खुद पे नाज करोगे, तुम खुद को समझेगा अइला ऐसा था, यू विल फील सो प्राउड। बस एक दो लेक्चर रुक जाओ, चैप्टर बहुत बड़ा है। पर बेसिक पहले बच्चे लोगों को, अभी तुमने द कराटे किड मूवी देखी है? हैव यू सीन द मूवी द कराटे किड? नहीं देखी तो देखो, नहीं देखी तो देखो। जैकी चेन की मूवी है, राइट? विल स्मिथ का बेटा है उसमें। स्टार्टिंग में जैकी चेन उसको बोलता है जैकेट नीचे गिराओ और ऊपर लटकाओ, जैकेट नीचे गिराओ ऊपर लटकाओ। हैव यू सीन दैट सीन? हैव यू सीन दैट सीन? जब जैकेट नीचे गिराओ और ऊपर लटकाओ वो 4 दिन तक करता है ना, फिर भी उसको नहीं समझ में आता है कि उसका गुरु उसको क्यों बोल रहा है ऐसा करने के लिए। उसको तब ऐसा लगता है कि फालतूगिरी चालू है। पर जब उसको समझ में आता है कि अच्छा ये इसलिए, तब वो उसकी रिस्पेक्ट करता है, तब वो सिचुएशन की रिस्पेक्ट करता है। उसको समझ में आता है अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता, तो अगर मैं ऐसा नहीं करता तो शायद मैं आज ये नहीं सीखता। तो अगर मैं तुम्हें डायरेक्टली बड़ी बड़ी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा ना, तो तुम भाग जाओगे यहां से। मैं जानता हूं छोटे मोटे डाउट जो तुम्हारे दिमाग में आते हैं वो मैं सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं चैट सेक्शन में, चैट सेक्शन में हर चीज देखता हूं। पर मैं रिएक्ट तभी करता हूं जब मुझे ऐसा लगता है कि ये डाउट तुम्हारे लिए हानिकारक है। अगर ये डाउट मैंने नहीं क्लियर किया तो शायद तुम समझ नहीं पाओगे। अगर मुझे ऐसा लगता है तो मैं डाउट लेता हूं। अगर वो डाउट बच्चे वाला होगा तो मैं उस पल के लिए उस डाउट को इग्नोर कर देता हूं, क्योंकि मुझे पता है थोड़ी देर के बाद डाउट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। अभी पिछले 15 मिनट से मैं सिर्फ एक चीज तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वो एक चीज ये है कि कब इलेक्ट्रॉन अपना घर छोड़ के दूसरे के घर में जाएगा, दूसरे के घर में कितना समय बिताएगा, और वापस आते समय जो एनर्जी उसने ली है वो खुद की बॉडी से निकाल के फेंक देगा। दूसरी चीज जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो ऑर्बिट का एनर्जी लेवल होता है वही इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी होती है। अगर उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में उस इलेक्ट्रॉन को रहना है तो उसको उतनी ही एनर्जी खुद में बनाए रखनी होगी। निम्नलिखित डाउट आपके दिमाग में आ सकता है कि सर कल मुझे एक थर्ड ऑर्बिट में रहने वाला इलेक्ट्रॉन मिला,
सर वो बहुत रो रहा था। मैंने उसको पूछा भाई क्यों रो रहे हो? तो बोला कि यार मुझे थर्ड ऑर्बिट में बहुत बोर हो रहा है, मेरे को नहीं रहने का इधर। तो हमने उसको कहा अबे पागल, एक काम करना है, जाना फोर्थ ऑर्बिट में। आए दिन तो बाहर इतनी सारी एनर्जी मिल रही है तेरे को, हाँ, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, वैसे भी अर्थ गर्म होते जा रहा है, फ्री की एनर्जी है, लेना एनर्जी ले, जाना फोर्थ ऑर्बिट में। तो वो बोला यार फोर्थ ऑर्बिट में बहुत बार गया हूँ, फिफ्थ में भी गया हूँ, सिक्स्थ में भी गया हूँ, आगे वाले ऑर्बिट में गया हूँ। बोला क्या प्रॉब्लम है तेरे को? तो उसने बोला ऐसे ही बोर हो रहा है इसलिए प्रॉब्लम है। तो उसने थर्ड ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन को बोला जाना सेकंड में, जाना फर्स्ट में, जाना। ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई भी इलेक्ट्रॉन जिस घर में पैदा हुआ, यानी कि वो किस घर में पैदा होगा जहां का एंगुलर मोमेंटम NH/2π के बराबर होगा, ठीक है? जिस घर में वो पैदा हुआ वो उस घर से ऊपर वाले घर में जा सकता है, पर वो नीचे वाले घर में नहीं आ सकता। हालांकि फिजिक्स में एक ऐसा केस है जिसको हम एक्सरे कहते हैं। जब एक्सरे पैदा होती है तब ऐसा एक बार जरूर होता है जब एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से नीचे वाले ऑर्बिट में आ सकता है, जब एक्सरे पैदा होती है। इसलिए एक्सरे इतनी स्पेशल होती है, पर इसके बारे में फिलहाल मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। मोस्ट ऑफ द टाइम पे इलेक्ट्रॉन, हमारे इस चैप्टर में इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से नीचे ऑर्बिट्स में नहीं आ सकता, अपने ऑर्बिट से ऊपर ऑर्बिट में जरूर जा सकता है। पर अपने ऑर्बिट से ऊपर ऑर्बिट में जाने के लिए जो इन ऑर्बिट का एनर्जी का डिफरेंस होगा, एनर्जी का डिफरेंस समझते हो ना, किया ना यहां पे 3.4 माइनस 13.6 किया ना? यस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं एनर्जी का डिफरेंस। जो दोनों ऑर्बिट के बीच में एनर्जी का डिफरेंस होगा उतना देने का, भाई जंप मार के पहुंच जाएंगे, कुछ टाइम वहां रहेंगे, उतनी एनर्जी वापस देके वापस अपने ओरिजिनल घर में आ जाए। अगर आपके दिमाग में यह है कि सर सिर्फ 10⁻⁹ सेकेंड से क्यों ऐसा होता है, क्यों नहीं पता, पर इलेक्ट्रॉन ऐसा बिहेव करता है। वो सिर्फ इतने ही समय में एक ऑर्बिट में अपनी जिंदगी व्यतीत कर सकता है, वापस आ जाता है। हो सकता है आपके दिमाग में एक डाउट आए कि सर मैंने ना सर वैलेंस ऑर्बिट के बारे में सर कभी बचपन में सुना था सर वैलेंस ऑर्बिट का मतलब ना सर आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है सर, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। मैंने कहा बिल्कुल सही। तो बोला सर अगर एक न्यूक्लियस है और समझो हमारे पास 3 ऑर्बिट है, और समझो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहने वाले इलेक्ट्रॉन का मन करे कि मुझे कहीं जाना है, तो सर वो कहां जाएगा? आपने तो ये कहा कि वो नीचे नहीं आ सकता, मतलब समझो आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 3, उसके नीचे 2 है, उसके नीचे 1 है, मतलब थर्ड ऑर्बिट इज द वैलेंस ऑर्बिट, यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तीसरे ऑर्बिट में रहने वाला इलेक्ट्रॉन सेकंड और 1 में तो नहीं आ सकता ना सर? मैंने कहा बिल्कुल सही, नहीं आ सकता। तो कहां जाएगा? अरे वो बाहर आ जाएगा, इट विल जंप आउट। पर सर आपने तो कहा उसको एनर्जी देनी पड़ती है, और अभी अभी आपने कहा कि जैसे कि अभी अभी आपने कहा ऊपर वाले एग्जांपल में डेल्टा E विल बी इक्वल टू E2 माइनस E1, क्योंकि हमारा ऑर्बिट, हमारा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जाना चाहता था, इसलिए तो सर हमने किया था -3.4 माइनस ऑफ -13.6, बराबर है ना सर? तो आंसर आया था 10.2 eV। अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर जाना चाहता है तो मैं किसमें से किसको माइनस करूंगा? जवाब बिल्कुल ध्यान से सुनना। अगर कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर जाना चाहता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें है? सॉरी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां जाना चाहता है? बाहर। बाहर जाने वाले एनर्जी लेवल को इंफिनिटी बोलते हैं, -E3। जैसे कि इस वाले एग्जांपल में देखो, इस वाले एग्जांपल में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाना चाहता था? इस वाले एग्जांपल में इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जाना चाहता था, तो तुमने E2 माइनस E3 किया था, याद है?
अगर इस वाले एग्जाम्पल में वैलेंस ऑर्बिट 3 है, अगर इस वाले एग्जाम्पल में वैलेंस ऑर्बिट 3 है, तो जो बाहर होता है ना, बाहर, वैलेंस ऑर्बिट के बाहर की दुनिया को इंफिनिटी बोला जाता है। वैलेंस ऑर्बिट के बाहर की दुनिया को इंफिनिटी बोला जाता है। तो तुम ई इंफिनिटी माइनस E3 करोगे, क्योंकि तुम थर्ड ऑर्बिट से बाहर जाना चाहते हो। बाहर जाने को इंफिनिटी बोलते हैं। इस इंफिनिटी का क्या यूज होगा थोड़ी देर में बताऊंगा, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जब तुम्हें एनर्जी का फॉर्मूला समझेगा तब तुम्हें समझेगा ये चीज क्या होती है। पता है तुम्हें, जब कोई वैलेंस ऑर्बिट बाहर जाता है ना, जब कोई वैलेंस ऑर्बिट बाहर जाता है ना, उसको आयोनाइजेशन कहते हैं। केमिस्ट्री में कभी सुना आयोनाइजेशन? हर्ड अबाउट आयोनाइजेशन? बताएंगे, इंफिनिटी के बारे में बातचीत करेंगे, इंफिनिटी के बारे में बातचीत करेंगे। बट फिलहाल फिलहाल अगर कोई तुम्हें ये कहे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर जाना चाहता है तो बाहर के ऑर्बिट का नंबर कितना होता है? बाहर के ऑर्बिट का नंबर इंफिनिटी होता है, यानी कि n बराबर इंफिनिटी अगर आप बाहर जाना चाहते हो। बस फिलहाल इतना दिमाग में रखो, बस फिलहाल इतना दिमाग में रखो। मैंने ये इसलिए बताया, अगर किसी ने आयोनाइजेशन एनर्जी सुनी होगी केमिस्ट्री में, 12वीं में आ चुके हो, 12वीं में आ चुके हो, अगर आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं सुनी तो भाई क्या किया केमिस्ट्री में? ठीक है, यस विजय, बाहर के ऑर्बिट का नंबर इंफिनिटी होता है। बाहर ऑर्बिट होता नहीं है, पर बाहर जाने को, और बाहर, क्योंकि तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना है ना, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अगर कोई 1 से 2 में गया तो तुमने क्या किया? E2 माइनस E1 किया ना, राइट? अगर कोई बाहर गया तो तुम E इंफिनिटी माइनस जहां से बाहर गया वो लिखोगे। तो बाहर जाने के ऑर्बिट को इंफिनिटी ऑर्बिट बोलते हैं। अगर वैलेंस ऑर्बिट सिक्स्थ है, सिक्स्थ से बाहर गया मतलब सिक्स्थ से इंफिनिटी पे गया, ऐसा बोलते हैं। फिलहाल ये सब चीजें आपको इसलिए बताई गई क्योंकि बोर्स ने अपने तीसरे पोस्टुलेट में लोगों को यह कहा कि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर सकता है। कहां से? लोअर ऑर्बिट से कहां तक? हायर ऑर्बिट तक। 2 से 3 4 5 जा सकता है, पर 2 से 1 नहीं जा सकता। अगर कोई इलेक्ट्रॉन तीसरे घर में रहता है तो तीसरे घर से चौथे पांचवें में जा सकता है, पर तीसरे से दूसरे और पहले में नहीं आ सकता। ये बात अपने दिमाग में रखिए। द इलेक्ट्रॉन कैन नॉट कम डाउन, इट कैन गो अप, पर अप जाने के लिए आपको उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, और कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी इसका डिस्कशन करते करते हमने कितना बड़ा डिस्कशन कर लिया। बराबर, जा सकता है। रोहन का सवाल है, सेकंड से डायरेक्टली फोर्थ में जा सकता है क्या? जा सकता है। सेकंड और फोर्थ का एनर्जी डिफरेंस निकालो, उतना एनर्जी उसको दे दो, चला जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? पक्का? क्या आपके दिमाग में एक बात छप रही है कि जब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ जाता है तब वो एनर्जी गेन करता है, पर जब वो उस हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तब वो एनर्जी रिलीज करता है। एनर्जी गेन वो किसी भी फॉर्म में कर सकता है, आप उसको हीट के फॉर्म में एनर्जी दो, कैसा देना है वैसा दो, पर जब वो एनर्जी रिलीज करता है तब वो फोटॉन्स के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है, यानी कि वो EM वेव के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है। वापस मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जब जाएगा तो किसी भी फॉर्म में जाएगा, नहीं होगा आदित्य,
किसी भी फॉर्म में एनर्जी चलेगी, हीट के फॉर्म में, वोल्टेज के फॉर्म में, जैसा देना है वैसा दो एनर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो जो वो एनर्जी रिलीज करेगा वो एनर्जी फोटॉन्स के फॉर्म में ही होगी, यानी कि ईएम वेव्स के फॉर्म में ही वो एनर्जी आती है। समझा? समझा? ये लॉजिक दिमाग में बैठा? ये लॉजिक दिमाग में बैठा? क्लियर है? पक्का? अब एक बहुत बड़ी चीज बताने जा रहा हूं, एक बहुत ही बड़ी चीज बताने जा रहा हूं, ठीक है? सुनोगे? ध्यान से सुनना। दिस माइट बी अ शॉक फॉर यू, बट ध्यान से सुनना, ठीक है? सबसे पहला सवाल मैं तुम लोग से पूछना चाहता हूं, अगर एक इलेक्ट्रॉन अपने ओरिजिनल घर को छोड़ के किसी दूसरी घर में जाता है तो क्या वो वहां पे जिंदगी भर के लिए रह लेता है कि बस कुछ समय के लिए रह के वापस आ जाता है? पहले तो मुझे ये समझाओ कि तुम्हें इस बात की समझ कितनी है? कुछ समय के लिए रहता है, उसके बाद उसके बाद उसके बाद क्या होगा? वापस आ जाएगा? कहां आएगा? कहां आएगा? वापस कहां आएगा? अपने ओरिजिनल घर में वापस आ जाएगा? पक्का? अगर कोई इलेक्ट्रॉन दूसरे से चौथे घर में गया तो वापस कहां आएगा? दूसरे से चौथे घर में गया तो वापस कहां आएगा? उसका ओरिजिनल घर क्या है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है? अगर कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में पैदा हुआ, वहां उसने अपनी जिंदगी बिताई, फिर उसको एक दिन समझ में आया कि वो सेकेंड ऑर्बिट में जा सकता है, उसको एक दिन समझ में आया कि वो थर्ड ऑर्बिट में भी जा सकता है, उसको एक दिन समझ में आया कि उसके घर के ऊपर जितने भी घर हैं वो सारे घरों में जा सकता है। अगर कोई फर्स्ट ऑर्बिट में रहने वाला इलेक्ट्रॉन उससे ऊपर किसी भी ऑर्बिट में चला जाए, कैसा जाएगा आपको पता है, जाने का तरीका आपको पता है, एनर्जी डिफरेंस, जितनी भी ऑर्बिट की एनर्जी है वो एनर्जी का डिफरेंस करो, उतनी एनर्जी इसको सप्लाई करो, पहुंच जाएगा। परंतु जब वो उस हायर ऑर्बिट से वापस अपने ओरिजिनल घर पे आता है तब वो यूवी रेडिएशंस प्रोड्यूस करता है या यूवी रेडिएशंस वहां से रिलीज करता है। ऐसे पैदा होती हैं यूवी रेडिएशंस। वापस एक बार सुनो, क्या मैंने तुम्हें ये चीज अभी थोड़ी देर पहले बताई कि जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एनर्जी किसी भी फॉर्म में लेके चले जाएगा, पर जब आएगा तो ईएम वेव के फॉर्म में तुम्हें
एनर्जी रिलीज करेगा। ईएम वेव बहुत प्रकार की होती है, उसमें से एक प्रकार यूवी रेडिएशन का है। यूवी रेडिएशन भी एक तरह की ईएम वेव है। यूवी रेडिएशंस के पास एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है। यूवी रेडिएशंस के पास एक पर्टिकुलर क्या होती है क्लास? वेवलेंथ होती है। उस पर्टिकुलर वेवलेंथ की वेव को आपका इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। कुछ समझा? यानी कि 90 नैनोमीटर से 120 नैनोमीटर के बीच में आपकी वेवलेंथ होगी। और मुझे शायद आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि अगर आपके पास वेवलेंथ है तो आपके पास फ्रीक्वेंसी है, और अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी है तो आपके पास एनर्जी है। डुअल नेचर पढ़ के बैठे हो। E इज इक्वल टू एच न्यू, आप जानते हो। और आप ये भी जानते हो E इज इक्वल टू एच न्यू एंड E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। तो अगर आपके पास वेवलेंथ है तो आपके पास एनर्जी है। इस बात का मुझे शायद तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। परंतु क्या आप ये बात समझ रहे हैं कि जो वेवलेंथ आपका इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा दूसरे से पहले में आने के लिए, तीसरे से पहले में आने के लिए, चौथे से पहले में आने के लिए, पांचवें से पहले में आने के लिए, किसी भी हायर ऑर्बिट से जब वो वापस अपने ओरिजिनल घर की तरफ आएगा तब वो खुद के बॉडी से यूवी रेडिएशंस को निकालेगा। यानी कि वो वेवलेंथ निकालेगा जो 90 नैनोमीटर से लेके 120 नैनोमीटर के बीच में होगी। ऐसे यूवी रेडिएशंस पैदा होती हैं। बेटा उस दिमाग में बेटा। आगे बढ़े। सपोज कोई सेकेंड ऑर्बिट में रहने वाला इलेक्ट्रॉन है, उसकी पूरी जिंदगी सेकेंड ऑर्बिट में गुजरी है। क्या आप बता सकते हैं वो सेकेंड ऑर्बिट से कहां कहां जा सकता है? कैन यू टेल मी वो सेकेंड ऑर्बिट से कहां जा सकता है? फर्स्ट में जा सकता है? कैन यू गो इन फर्स्ट ऑर्बिट सेकेंड से? नहीं। कहां जाएगा फिर? कहां जाएगा बताओ? इतनी नॉलेज आ गई है ना तुम्हारे पास, बताओ मुझे कहां जाएगा? हायर में जाएगा? कहां जाएगा बताओ? हाँ वेरी गुड। 3 में जा सकता है, 4 में जा सकता है, 5 में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है ना। सेकेंड से 3 में जाएगा, एनर्जी लेके जाएगा। सेकेंड से 4 में जाएगा, एनर्जी लेके जाएगा। सेकेंड से 5वें में जाएगा, एनर्जी लेके जाएगा। सबको पता है। पर इस घर में ज्यादा दिन तो रहेगा नहीं। अगर इस घर में वो ज्यादा दिन नहीं रहेगा तो जब वापस आता है तीसरे से दूसरे में, चौथे से दूसरे में, पांचवें से दूसरे में, तब वो एनर्जी को क्या करेगा? रिलीज करेगा। आप जानते हैं जब वो एनर्जी रिलीज करता है तो वो कौन सी वेवलेंथ होती है? वो होती है विजिबल लाइट। आप रेड कलर देखते हो ना, ब्लू कलर देखते हो ना, ये कलर कहां से आता पता है? ये कलर वो इलेक्ट्रॉन देते हैं जो तीसरे से दूसरे में जंप मार रहे हैं, दूसरे से चौथे से दूसरे में जंप मार रहे हैं, पांचवें से दूसरे में जंप मार रहे हैं। आंखें खोलो और सीखो मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं। हर इलेक्ट्रॉन यूवी नहीं देगा बेटा, हर इलेक्ट्रॉन यूवी नहीं देगा। दूसरे से पहले में आने वाला, तीसरे से पहले में आने वाला, चौथे से पहले में आने वाला, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स तुम्हें यूवी देंगे। पर अगर कोई तीसरे से दूसरे में आ रहा है, चौथे से दूसरे में आ रहा है, पांचवें से दूसरे में आ रहा है, ये यूवी नहीं, ये विजिबल लाइट देगा। क्या तुम्हें पता है विजिबल लाइट कौन से रेंज की होती है? तो तुम्हें पता है विजिबल लाइट कौन से रेंज की होती है? विजिबल लाइट का लैम्डा शुरू होता है 400 नैनोमीटर से, कहां तक पता है? तकरीबन लाइक 600 नैनोमीटर तक। ये जो भी लाइट निकलेगी वो तुम्हें दिखाई देगी। और जितना ज्यादा बड़ा वेवलेंथ होगा उतना ज्यादा कलर होगा उसका, जैसे रेड कलर होगा। जितना कम वेवलेंथ होगा उतना ब्लूइश कलर दिखाई देगा तुम्हें। फिलहाल खुद के दिमाग में ये रखो कि विजिबल लाइट कब आती है।
अब आती है। और तुम्हें पता है अगर कोई बंदा थर्ड ऑर्बिट से कहां जा सकता है? थर्ड ऑर्बिट में जिंदगी बिताने वाला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा रे बाबा? कहां जाएगा? थर्ड ऑर्बिट में जिंदगी बिताने वाला कहां जाएगा? चौथे में जाएगा, पांचवें में जाएगा, सिक्स्थ में जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा? तुम्हें पता है क्या? जब वो बंदा चौथे से वापस दूसरे में आएगा, जब वो चौथे से वापस तीसरे में आएगा, पांचवें से वापस तीसरे में आएगा, सिक्स से वापस तीसरे में आएगा, तब वो जो एनर्जी की लाइट फेंक के मारता है वो इंफ्रारेड रीजन में आती है। यानी कि वो जो वेवलेंथ होता है वो 0.5 माइक्रोमीटर से लेके 2.0 माइक्रोमीटर के रेंज में होता है। ऐसे आपको इंफ्रारेड मिलती है। अगर आपके दिमाग में सवाल आएगा सर फोर्थ ऑर्बिट से गया तो फिफ्थ में जाएगा, सिक्स्थ में जाएगा, वापस जब आएगा तभी भी आपको इंफ्रारेड ही मिलती है। इसके ऊपर के जितने भी ऑर्बिट से कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा वो सब इंफ्रारेड ही देंगे। पर आपके सिलेबस में इतना ऊपर नहीं है, यहां तक कि थर्ड ऑर्बिट तक ही आपके सिलेबस में, ज्यादा ऊपर नहीं जाना है। कुछ समझा बेटा? कुछ समझा? ये जो वेवलेंथ है ना, इसको बोला जाता है लाइमन सीरीज। ठीक है? यश को पता नहीं क्या चस्का लगा है, उसको फायदा चाहिए। पता नहीं उसको फायदा किस चीज में चाहिए। एक बात बता यश, यूवी रेडिएशन का फायदा तुझे पता नहीं है क्या? और यूवी रेडिएशन का नुकसान तुझे पता नहीं है क्या? यूवी रेडिएशन का फायदा कहां होता है? हाँ बिल्कुल सही, वाटर प्यूरिफायर सुना है ना? विजिबल लाइट का फायदा? आरओ, हाँ बिल्कुल सही। विजिबल लाइट का फायदा देखने में। इंफ्रारेड का फायदा, कैमरा देखा, कैमरे में इंफ्रारेड होता है, याद आया? हाँ रिमोट में इंफ्रारेड होता है। एक नंबर, समझ में आया बेटा कहां कहां से लेके आते हैं इंफ्रारेड? इस वाली सीरीज को, सीरीज मतलब क्या देखो ना, 90 नैनोमीटर से 120 नैनोमीटर की रेंज है ना, ये रेंज की वेवलेंथ को लाइमन सीरीज बोलते हैं। विजिबल की जो रेंज दिख रही है उसको बाल्मर सीरीज बोलते हैं। 400 से लेके 600 के बीच में जो भी वेवलेंथ आएगी तुम बोलोगे बाल्मर सीरीज के अंदर है। और जो इंफ्रा की होती है ये, इसको पैशन सीरीज बोलते हैं। पैशन सीरीज। इसके आगे की भी दो सीरीज है पर वो सिलेबस में बोला नहीं है। पैशन सीरीज के बाद ब्रैकेट सीरीज है और पी फंड सीरीज है, पर वो आपके सिलेबस में बोला नहीं गया तो जाने दो, अगर एंट्रेंस में आया तो पढ़ा दूंगा। तो फिलहाल के लिए आपको 3 सीरीज मतलब समझ में आ रहा है। सपोज करो कोई बंदा आपको आके बोलता है अबे एक वेवलेंथ रिलीज हुई है बे 100 नैनोमीटर की, तो आप बोलोगे अबे वो लाइमन सीरीज में आती है। तो बोले कैसे बे? देखना 90 नैनोमीटर से 120 नैनोमीटर लाइमन सीरीज के अंदर आता है। तो बोले ये फिर कौन है लाइमन सीरीज की वेवलेंथ कौन है? अबे ये यूवी है, पास में मत जाना, खतरनाक होता है यूवी। कोई बंदा आके बोला अबे एक वेवलेंथ बाहर निकली 500 नैनोमीटर की, तो बोले अबे वो बाल्मर सीरीज की है। बाल्मर सीरीज बोले तो अबे विजिबल लाइट है वो। एक बंदा अबे एक वेवलेंथ निकली 0.6 माइक्रोमीटर की, अरे पैशन सीरीज है। पैशन सीरीज बोले तो इंफ्रारेड रीजन में आती है। अबे तुम लोग को समझ में आता है? अरे बाबा कि अभी सच में जैकी चैन बन के एक दो दूध तुम्हारे कान के नीचे। गॉट इट है? समझा? याद है तुम्हें रुदरफोर्ड से लोगों ने सवाल पूछा था? ये देखो तीसरा सवाल लोगों ने रुदरफोर्ड से क्या पूछा था? बताओ ईएम वेव कहां से आती है, बताओ यूवी कहां से आती है, बताओ इंफ्रारेड कहां से आती है, बताओ विजिबल कहां से आती है। अब तुम्हें पता है ना? तुम्हें पता है कि नहीं पता है? अगर कोई तुमसे पूछेगा कि ये विजिबल लाइट कहां से आ रही है तो तुम उसको क्या बोलोगे? तुम उसको बोलोगे अबे
सेकेंड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, जब वो किसी भी हायर ऑर्बिट में जाके वापस आता है तब वो विजिबल लाइट रिलीज करता है। अगर तुम्हें कल को तुम्हारे आजू बाजू में घूमते हुए एक कैमरा दिखा, आजकल किधर भी जाते हो ना तो एक कैमरा दिखता है, आप सीसीटीवी के निगरानी में हो, इस कैमरे में तुमको ऐसा गोले गोला गोला दिखाई देगा, कैमरे के पास में जाके देखना, बीच में ऐसा बड़ा लेंस रहेगा, ऐसा बीच में बड़ा लेंस रहेगा, ऐसा आजू बाजू में गोला गोला दिखाई देगा, है ना। आप सीसीटीवी क्षेत्र में है ना, तो वो सीसीटीवी को जरा देख के आना। तुमको पता है कि ये गोले गोले चीज क्या है? ये गोले गोले चीज इंफ्रारेड रिलीज करते हैं। अब अगर किसी भले व्यक्ति ने तेरे को पूछ लिया कि अबे ये इंफ्रारेड कैसा रिलीज करते रे, तो उस भले व्यक्ति को जाके बता, देख यहां पे अंदर एक मटेरियल है, उस मटेरियल में ऑर्बिट्स हैं, मतलब एटम्स है, और एटम्स में ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट का थर्ड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन जंप मारता है चौथे में, पांचवें में, छठवें में। तो फिर वो आदमी तो को पूछेगा ऐसे कैसे जंप मारेगा बे? वो बोलेगा अबे अपन उसको एनर्जी दे रहे। कैसा एनर्जी दे रहे? ये कैमरा कनेक्टेड है ना करंट से, वोल्टेज से कनेक्टेड है ना, तो फिर उस कैमरे को एनर्जी मिल रही है कि नहीं मिल रही? वो बोलेगा हाँ। तो इस कैमरे के अंदर एक मटेरियल है, जिस मटेरियल के एटम के तीसरे इलेक्ट्रॉन को अपन जानबूझ के जंप करवा रहे हैं चौथे पे, फिर अपन उसको जंप करवा रहे हैं पांचवें पे, फिर अपन उसको जंप करवा रहे हैं छठवें पे। जब वो वापस आएगा तो अपने को इंफ्रारेड देगा। अब सामने वाला इंसान निकला शाना, सामने वाला इंसान निकला शाना, सामने वाला इंसान बोला अच्छा तो तू जाके क्या इलेक्ट्रॉन से बात करता है क्या? हाँ, तू इलेक्ट्रॉन को जाके बोलता है पहले वाले ऑर्बिट वाले, फर्स्ट ऑर्बिट जंप नहीं करने का, सेकंड ऑर्बिट जंप नहीं करने का, ओनली थर्ड ऑर्बिट जंप करने का। तेरा क्या इलेक्ट्रॉन और तेरा क्या घर का मामला है क्या बे? हाँ, ठीक है, ये बात मुझे समझ में आती है, ये बात मुझे समझ में आती है कि तीसरे ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन अगर हायर ऑर्बिट में जाएगा और अगर वापस आएगा तो इंफ्रारेड देगा, ठीक है, मुझे ये समझ में आता है। पर तू कैसे ध्यान रखता है कि खाली तीसरे वाला ही जंप करेगा और वापस आएगा? है ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना। हम एनर्जी जब देते हैं तो हम एनर्जी सबको देते हैं। मतलब जब तुम्हें वेव्स मिलती हैं तो तुम्हें सारी वेव्स मिलती हैं, यूवी भी मिलती है, तुम्हें विजिबल भी मिलती है, तुम्हें इंफ्रारेड भी मिलती है। पर तुम्हें अगर यूवी का काम नहीं है तो तुम उसको ब्लॉक कर देते हो, अगर तुम्हें विजिबल का काम नहीं है तुम उसको ब्लॉक कर देते हो, अगर तुम्हें इंफ्रारेड का काम है तो तुम उसको पास करते हो। ये तुम पढ़ोगे इंजीनियरिंग के अंदर, एफडी नाम का एक सब्जेक्ट है जिसको बोलते हैं फिल्टर डिजाइन। वहां पे तुम पढ़ोगे एक बैंड पास फिल्टर। इन फिल्टर का काम ही होता है कि ये एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की वेव को पास करते हैं, बाकी लोग को ब्लॉक करते हैं। तो तुम्हें पता है ना, तुम्हें पता है ना इंफ्रारेड की वेवलेंथ का रेंज क्या है, तुम्हारे आंखों के सामने है, तुम अच्छे बच्चे हो, तुम्हें पता है 0.5 माइक्रोमीटर से 2 माइक्रोमीटर के बीच में इंफ्रारेड होता है, या 0.5 माइक्रोमीटर के ऊपर इंफ्रारेड होता है। तो जो वेवलेंथ 0.5 माइक्रोमीटर की होगी या उससे ज्यादा होगी, ये बैंड पास फिल्टर उसको पास करता है। बैंड पास नाम में छुपा हुआ है, बैंड पास मतलब इस बैंड को पास करो या इस वेवलेंथ को पास करो। तो तुमने तुम्हारे कैमरे में ऐसी सेटिंग करके रखी है कि तुम सिर्फ हायर वेवलेंथ को 0.5 माइक्रोमीटर वाली वेवलेंथ को पास करोगे, बाकी लोगों को ब्लॉक करोगे। तो तुम्हारे हाथ में नहीं है। हाँ, स्पेसिफिकली अगर तुम टारगेट करना चाहते हो तुम कर सकते हो, पर अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए कि उतने डीप में जाके तुम्हें समझाऊं। बस फिलहाल इतना समझो कि तुम एटम को एनर्जी देते हो, पहले ऑर्बिट का भी जाता है, दूसरे ऑर्बिट का भी जाता है, तीसरे का भी जाता है, चौथे का जाता है, पांचवे का जाता है, फिर वापस आता है। वापस आते समय यूवी निकलती है, ये विजिबल निकलती है, इंफ्रा निकलती है। पर तुम्हारा काम क्या है? इंफ्रा का है ना, उसको लो, बाकी को ब्लॉक कर दो। दूसरा एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल, क्यों बता रहा हूं ध्यान से सुनना। टीवी। अब मुझे एक बात बताओ, टीवी में तुम्हें किसकी जरूरत है? कौन सी लाइट की जरूरत है तुम्हें टीवी में? बताओ। कम ऑन, टीवी देखते समय हम विजिबल लाइट देखते कि नहीं देखते? टीवी में तुम्हें विजिबल लाइट दिखती है कि नहीं दिखती? है ना, दिखती है ना। हाँ, तो ये जो टीवी है ना, टीवी,
इस टीवी में एक फिलामेंट लगा हुआ है, उस फिलामेंट में इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन चलता रहता है। ये टीवी के पीछे फिलामेंट लगा होता है, या फिर तुम ऐसा समझ लो टीवी एलईडी से बनी होती है। एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड सुना होगा। उधर ये डांस चालू रहता है, उधर ये डांस चालू रहता है। इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करो, वहां पर डी एक्साइट होता है, एक्साइट करो डी एक्साइट होता है। फिर ये नाटक करते करते सब कुछ आता है, यूवी आता है, विजिबल लाइट आती है, इंफ्रा आता है। पर तुमको क्या चाहिए? तुमको विजिबल चाहिए, उसको पास करो, बाकी को ब्लॉक करो। मैं और बकवास करूं कि तुम्हें समझ में आ रहा है? मुझे सबका रिप्लाई चाहिए। कल को बाहर जाके मेरे इज्जत का फालूदा तो नहीं करोगे ना? पक्का? सेकेंड पॉइंट मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, इस पॉइंट के बारे में चर्चा होगी, जबरदस्त चर्चा होगी। अभी एक्सप्लेनेशन करूंगा, समझ में नहीं आएगा। अभी उस लेवल की नॉलेज हमें नहीं प्राप्त हुई है। विजय क्या बताना है बेटा? सीसीटीवी में रेड क्यू लगते हैं? रेड लाइट, वो रेड लाइट नहीं है बेटा, वो इंफ्रारेड है। रेड नहीं है, इंफ्रारेड है। रात में नाइट विजन, नाइट विजन, इंफ्रारेड से हम नाइट विजन कर सकते हैं। आपके सीसीटीवी कैमरे रात में दिखाते हैं ना आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे? रेड नहीं बेटा, इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड। सीसीटीवी कैमरे में रेड कलर नहीं, इंफ्रारेड लगता है। ठीक है? रोहन, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन के साथ छेड़छाड़ कर सकती है। ठीक है? अगर मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ छेड़छाड़ कर सकती है, तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के साथ छेड़छाड़ होने से जो कलर निकल रहे हैं उसके साथ भी छेड़छाड़ की जा सकती है। ठीक है? फर्स्ट पॉइंट, आई होप इसको कुछ समझाने लायक कोई चीज थी नहीं, इसके बारे में भी डिस्कशन करना है, पर आई थिंक फर्स्ट पॉइंट क्लियर होगा। सेकंड पॉइंट तो मैंने बताया नहीं क्या है, बस बताया कि ऐसा ऐसा होता है। पर तीसरा पॉइंट मेरे हिसाब से आप लोगों के दिमाग में क्लियर होना चाहिए, पूरा का पूरा। बोलो, डन है? हाँ या ना? ठीक है। अब बात को समझो। फिजिक्स कंसेप्ट का तो खेल है, पर कंसेप्ट के बाद फिजिक्स खेल है फॉर्मूलेज का, मैथमेटिकल चीजों का। अगर हम ये बात कर रहे हैं कि वेवलेंथ रिलीज हो रही है, तो उस वेवलेंथ को निकालने का कोई फॉर्मूला तो होगा ना, है ना? फॉर्मूला मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। 1/λ इज इक्वल टू आर 1/n का स्क्वायर माइनस 1/m का स्क्वायर। लंबी सांस लो, एक और धमाके के लिए तैयार रहो। हाँ, नॉलेज का धमाका होने वाला है। अच्छी तरह से मेरी बात सुनना। ठीक है? एक व्यक्ति आपके पास आया, वो व्यक्ति आपसे बोला कि मैंने एक इलेक्ट्रॉन को जंप करवाया। तो हमने उससे कहा, कहां से कहां तक?
उसने कहा वो रहता था तीसरे ऑर्बिट में और उसने जंप मारा चौथे ऑर्बिट में। हमने कहा अच्छा। उसने कहा हाँ। तो हमने कहा तुम्हें क्या चाहिए? उसने हमसे कहा कि देखो, तीसरे ऑर्बिट से चौथे ऑर्बिट में जब उसने जंप किया तो मैंने उसको एक एनर्जी सप्लाई की थी। हमने कहा ऑब्वियसली, अगर तुम्हें एनर्जी सप्लाई नहीं करते तो कहां से आता था? और हमें ये भी पता है कि तुमने E4 माइनस E3 दिया होगा उसको। उसने कहा बिल्कुल सही। तो हमने उसको पूछा तुम यहाँ पे क्यों आए हो? उसने कहा मुझे ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि वो चौथे ऑर्बिट में ज्यादा दिन नहीं रहेगा, वो चौथे ऑर्बिट से तीसरे ऑर्बिट में जरूर वापस आएगा। हमने कहा बिल्कुल सही। और उसने ये भी कहा कि जब वो वापस आएगा तब वो एक एनर्जी को रिलीज करेगा। हमने कहा बिल्कुल सही। उस एनर्जी की एक फ्रीक्वेंसी होगी। हमने कहा बिल्कुल सही। यानी कि उसके पास एक वेवलेंथ भी होगी। हमने कहा बिल्कुल सही। वो इंसान बोला मुझे बताओ ये वेवलेंथ कितनी है? हमने उस इंसान को कहा ये जो वेवलेंथ है ये इंफ्रारेड रीजन में आती है। इंफ्रारेड। तो उस इंसान ने कहा मतलब? तो हमने उसको समझाया देखो, जो भी वेवलेंथ 0.5 माइक्रोमीटर से लेके 2.0 माइक्रोमीटर या अबव इस रेंज में आती है उसको इंफ्रारेड रेंज कहते हैं या रीजन कहते हैं। जाओ तुम्हारा काम हो गया, हमने तुम्हें बता दिया कि ये जो वेवलेंथ है इसी के बीच में आएगी। उस इंसान ने पूछा तुम ऐसे कैसे बता सकते हो? हमने कहा हमारे पास भविष्यवाणी करने की क्षमता है। उसको थोड़ी पता कि हमको पता है कि तीसरे से जो चौथे में जाता है और चौथे से वापस तीसरे में आता है वो इंफ्रारेड ही देता है। उसको बताने की थोड़ी जरूरत है। सस्पेंस सस्पेंस खेलो ना। उसने कहा नहीं, मुझे इस वेवलेंथ की स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए। ऐसे नहीं चलेगा, तुम मुझे ऐसे बोलो बोलो मत कि ऐसे इंफ्रारेड है या इतने से इतने के बीच में। नहीं, मुझे स्पेसिफिकली बताओ कि वेवलेंथ की वैल्यू कितनी। हमने कहा ठीक है। हम ये फॉर्मूला लेके आए और इस फॉर्मूले की मदद से हम वो वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूला आपके सामने है इसका नाम है एम्पेरिकल फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की मदद से आप वो स्पेसिफिक वेवलेंथ की वैल्यू निकाल सकते हो। बस पता ये होना चाहिए कहां से कहां जंप मारा। इसमें जो आर आप यहां पे देख रहे हैं उसको बोला जाता है रिडबर्ग्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10⁻⁷ कांस्टेंट है। याद कर लीजिए, हर जगह पे यही रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू पुट की जाती है। अब जो n है उसको आप पुट करोगे 3, जो m है उसको आप पुट करोगे 4। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन जहां पे होता है वो n होता है, जहां पे जाता है वो m होता है। यानी कि उसका असली घर n है और उसका मेहमान वाला घर m है। मेहमान से m याद रख सकते हैं। अब बस पुट करने की देर है। 1/λ is equal to 1.097 into 10⁻⁷ और ब्रैकेट 1/3 का स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको लैम्डा की वैल्यू मिलेगी 0.0533 इंटू 10⁻⁷
7 meters. अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो माइक्रोमीटर में सॉल्व करने के बाद ये आपको कुछ इनवर्स मीटर है, ये आएगा 1.876 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। 1/λ इनवर्स करने का ये वैल्यू आएगी -6 माइक्रोमीटर में। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, जो इसी रेंज में आपको दिखाई देगी। हालांकि मुद्दा वो नहीं था, मुद्दा ये था कि अगर कोई इंसान आपके पास आता है और वो इंसान आपसे कहता है कि यहां से यहां जंप मारा, यहां से यहां जंप मारा, बताओ वेवलेंथ कितनी है, तो इस फॉर्मूले की मदद से आप उसकी वो इच्छा जरूर पूरी कर सकते हैं। क्या कहते हो, मजा नहीं लाई? समझ में आया ये फॉर्मूले का इस्तेमाल कब करोगे? समझ में आया ये फॉर्मूले का नाम क्या है? पक्का? अब वो तुम्हें कुछ भी बोल सकते हैं, पहले से दूसरे में गया, पहले से दूसरे में गया, बताओ कितनी वेवलेंथ रिलीज की, तो एन क्या है? अगर पहले से दूसरे में गया तो एन क्या है? उसका घर 1 था तो एन 1 हो जाएगा, और वो सेकेंड ऑर्बिट में मेहमान है तो m2 हो जाएगा। कितने लोग को समझा कि ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल करेंगे? गिव मी यस और नो ऑल ऑफ यू। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। पक्का? यस। एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, एक पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड करने के लिए आप ये चीज इस्तेमाल करेंगे। बढ़िया। अब क्या क्या सीखना बाकी है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे ये कहा था कि पहले ऑर्बिट की एनर्जी -13.6 ईवी होती है, दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी -3.4 ईवी होती है, ऐसे ही तीसरे ऑर्बिट की एनर्जी -1.5 ईवी होती है, चौथे ऑर्बिट की एनर्जी -0.85 ईवी होती है। सवाल ये उठता है कि ये वैल्यूज आई कहां से, राइट? सवाल ये उठता है कि नेगेटिव क्यू, सवाल ये उठता है कि ये वैल्यूज कहां से आई। इसका मतलब क्या एनर्जी का भी कोई फॉर्मूला है? बिल्कुल है। यानी कि अब हम ये सीखेंगे कि हम ऑर्बिट्स की एनर्जी, यानी कि उस ऑर्बिट में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक फॉर्मूले से कैसे निकाल सकते हैं। प्लस हम ये भी सीखेंगे कि नेगेटिव साइन का महत्व क्या है। हम ये भी सीखेंगे कि अगर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा। हम ये भी सीखेंगे कि एक पर्टिकुलर ऑर्बिट का रेडियस कितने का होगा, ये कैसे बताओगे। अल्टीमेटली जब आप ये सारी की सारी चीजें सीख जाएंगे तब आप तैयार होंगे ये समझने के लिए कि L = NH/2π कहां से आया। उसके लिए आपको ये सब स्टोरी पता होनी चाहिए। पर आज की जो स्टोरी थी, इसके पहले वाली स्टोरी, अगर आप वो समझ चुके हैं तो आप दुनिया के बहुत लकी इंसान हैं, क्योंकि बहुत कम लोगों को वो चीजें समझ में आती हैं कि कब यूवी आता है, कब इंफ्रा आता है, कब विजिबल आता है, कब एक्साइटेशन का मतलब क्या है, कब डी एक्साइटेशन का मतलब क्या है। ये बात बहुत कम लोगों को पता होती है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ लोअर से हायर में जा सकता है, लोअर से और नीचे नहीं आ सकता। हाँ, एक्सरे के केस में आ सकता है, कभी अगर एक्सरे समझाऊंगा तो उसमें एक स्पेशल केस हो जाता है जिसमें जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन को नीचे उतरना पड़ता है, बाद में बात करें। अगर बस इतनी चीजें अगर आपको समझ में आ जाए, अगर इतनी चीजें आपको समझ में आ जाए तो आपका 80% चैप्टर कंप्लीट हो गया। बाकी 20% चैप्टर
सिर्फ एक रेडियो एक्टिव डीके लॉ है, बस उतना हमें करना है, आपका चैप्टर खत्म हो गया। यानी कि आज जो मैंने समझाया, ऐसे समझ लो आज जो मैंने समझाया वो 40% था, इसके बाद जो हम समझेंगे वो 40% है, ये दोनों मिला के चैप्टर का 80% बनता है। उसके बाद 20% में एक लॉ है, चैप्टर खत्म हो जाता है। अब आपको ये सोचना है कि आज का 40% आप आज के आज पढ़ के निपटाते हो, आप उसको वापस एक रीडिंग देते हो, है ना, आप खुद ही उस चीज को एनालिसिस करते हो, या अगले लेक्चर में ऐसे ही मुंह उठा के आ जाते हो अगला 40% समझने के लिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप देख सकते हो ड्यूअल नेचर के अंदर आपने अगर रिवाइज नहीं किया तो न्यूमेरिकल आप पे कितने भारी पड़ते हैं, और मैं एक फॉर्मूले के बेसिस पे पूरा न्यूमेरिकल खेल रहा था। इस चैप्टर में भी इसी फॉर्मूले के बेसिस पे न्यूमेरिकल खेलूंगा, और अगर तुम इसी फॉर्मूले को अच्छी तरह से नहीं समझ के आए, तुम्हें लग रहा होगा इजी है रे, एक ही तो फॉर्मूला है, मैं कभी भी लगा लूंगा, पर जब क्वेश्चन पूछता है ना तब तुम्हारे पसीने छूट जाते हैं, इसलिए इसको हल्के में मत लो। आई होप आपको आज का लेक्चर समझा होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और धमाकेदार सीरीज के साथ। डन डनाडन। हाँ, अरे डन डनाडन। बहुत ही बढ़िया। टेक केयर, बाय।